चलो क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद। कल हम स्पर्श व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन पढ़ चुके थे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के हेडिंग डालो ऊष्म व्यंजन। और लिखना शुरू करो। वे व्यंजन वर्ण वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है या घर्षण से उत्पन्न होती है, उन्हें उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? घर्षण। घर्षण का मतलब क्या? थोड़ा सा हमें लगेगा जीभ पे घिसाव सा आ रहा है, दबाव सा आ रहा है ना। आगे लिखो। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। कितनी है? कौन कौन से हैं ये? स, स, स और हा। देखो पहले तो एक चीज समझ लो, इन तीनों सा का उच्चारण अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग ब्रज क्षेत्र के हैं तो ब्रज भाषा में क्या होता है, ये दोनों सा नहीं होते और हम इसका उच्चारण कर रहे होते हैं, तो हम तीनों का ही लगभग एक जैसा उच्चारण कर लेते हैं। लेकिन अगर रियल बात कही जाए तो तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब देखो, जो ये वाला सा है ये है आगत सा। कौन सा सा है? आगत। आगत का मतलब क्या होता है? जो दूसरी भाषा से हमने लिया है। ये हमारा तत्सम सा है। कैसा सा है? तत्सम। ये हमने संस्कृत से एज इट इज लिया और इसी का सरलीकरण रूप है, तो ये कौन सा सा है? तद्भव सा। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। तो इसका उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान है तुम्हारा ताल। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा और इसका उच्चारण स्थान है जो हमने ला का पढ़ा था, यानी कायदे में क्या होगा? वट्स। और अगर वट्स ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? दंत। और हा का उच्चारण स्थान देखो, हा को स्पेशल संज्ञाएं भी दी गई हैं। हा का उच्चारण स्थान तो है कंठ, इसलिए से कंठव्य वर्ण कहते हैं। इसको यांत्रिक वर्ण भी कहते हैं, इसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं और इसको ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। लिखो फटाफट से। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 4। स, श, स और हा। जो सा है यानी आगत सा का उच्चारण स्थान तालु है, तत्सम सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तद्भव सा का उच्चारण स्थान वर्ष या दंत है और हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। लिख लिया? इसके साथ ही नोट पेन करके लिखो आगे। ऊष्म व्यंजन महाप्राण, ऊष्म व्यंजन महाप्राण और अघोष होते हैं। कैसे होते हैं? अघोष। ऊष्म व्यंजन महाप्राण और अघोष होते हैं, किंतु हा सघोष होता है। किंतु हा सघोष होता है। यानी अघोष कौन कौन से होते हैं? केवल ये तीनों सा होते हैं अघोष, और हा कैसा है? सघोष। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ऊष्म संघर्ष भी कहते हैं। लेकिन महाप्राण यानी प्राणत्व के आधार पर बात करें तो चारों के चारों वर्ण कैसे हैं? महाप्राण। इतनी सी बात क्लियर होगी? लिखो फटाफट से।
लिखो। आगे बढ़े, चलिए अगली हेडिंग डालो, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन लिखो। वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जो दो भिन्न व्यंजनों के, दो भिन्न व्यंजन वर्णों के, दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, के मेल से बनते हैं, उन्हें उन्हें संयुक्त व्यंजन, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण जो दो भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं वो देखो। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ऐसी बात क्लियर हुई। अब ये बनते किस किस के मेल से हैं वो समझ लो। जो छ है वो का और स के मेल से बनता है। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। और जो त्रा है वो आधा ता और र के मेल से बनता है। और जो ज्ञा है वो ज और या के मेल से बनता है। और जो सा है श्र, वो श और र के मेल से बनता है। आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया कि त्र, एक बार टेट में पूछा गया था त्र का बनता है या त्र बनता है। ऑप्शन ए त धन र, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बताओ सही आंसर क्या होगा? बेटा आगे वाला अक्षर आधा है, ठीक है, तो सी कभी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? डी। इतनी सी बात समझ में आ गई। यानी त्रा के अलावा और कोई वर्ण पूछेगा तो बता दोगे कि कौन से आगे वाला वर्ड देखो। ऐसे भी अगर याद ना हो तो आप अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं ना, तो इसको क्या लिखते हैं? KSHA, ऐसे तो लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? TRA, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं? ZYA। अच्छा जी छोटा हो गया, लो। इसको क्या लिखते हैं? SHRA, ऐसे तो लिखते हैं। यानी पहले वाला वर्ड कैसा है? आधा है। इतनी सी बात समझ में आएगी। यहां तक कोई डाउट? अब इसके बारे में और लिख लेते हैं। ये तो क्लियर ही है मामला, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, सामान्य सी बात है। अब इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं। कुछ बातों से मतलब हम लिखते हैं इन वर्णों को उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हम इन वर्णों की विशेषता निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने वर्ड पढ़े थे प्राणत्व के आधार पर, हाँ या ना। और फिर हमने किस आधार पर पढ़े? हमने गोसत्व की भी बात करी। और एक चीज और पढ़ी हमने, और वो क्या पढ़ा? उच्चारण स्थान। पूरी वर्णमाला के पढ़े कि नहीं पढ़े? तो देखो रटने से काम नहीं चलेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी। अब हमें किसको पता करना है प्राणत्व के आधार पर? छ को। अब जैसे हमने ए आई और ओ औ को पता किया था, तो उसमें जो गुण थे वो किसके गुण थे? आ और ई वाले। तो इसमें भी गुण किसके होंगे? का और सा वाले। तो कल कराया था का वर्ग का कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। का चाटा था वर्ग कराए थे। तो वर्ग का पहला वर्ण प्राणत्व के आधार पर कैसा होता है? अल्प प्राण। तो छ सबसे पहले कैसे होगा? सबसे पहले आपका होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण। अभी हम प्राणत्व की बात करेंगे। तो अब सा को ले लेते हैं। तो सा कैसा वर्ण है? आज ही कराया है, संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन प्राणत्व के आधार पर कैसे होते हैं? महाप्राण। तो ये क्या होगा? ये महाप्राण भी होगा। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। अब बात कर लेते हैं घोषत्व के आधार पर।
तो घोषत्व के आधार पर वर्ग का पहला वर्ण कैसा होता है? अघोष। तो ये कैसा होगा? अघोष। और अभी अभी कराए संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन प्राणत्व के आधार पर कैसे होते हैं? अघोष। केवल हास अघोष होता है। तो प्राणत्व सॉरी घोषत्व के आधार पर ये अघोष है दोनों, तो इसको दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार से हम समझ लेंगे। अब उच्चारण स्थान की बात करते हैं, तो का का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अभी अभी बताया था कि तत्सम सा क्या है? मूर्धा है। तो छा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ मूर्धा। बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? चलो तो बाकी के करें, करो। ता वर्ग का पहला वर्ण है तो कैसा होगा? अल्प प्राण। हाँ या ना? समझ लो। और रा अंत्यस्थ व्यंजन है तो कैसा होगा? अल्प प्राण होगा। कल कराए थे अंत्यस्थ व्यंजन, तो ये अल्प प्राण पहले से लिख गया तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर, तो वर्ग का पहला वर्ण है तो कैसा है? अघोष। और अंत्यस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? सघोष। कराए थे कि नहीं कराए थे कल? हाँ या ना? कराए थे। अब ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं ज्ञा की, तो ज्ञा किससे मिलकर के बना? जा। और यहां से तो जा वर्ग का कौन सा वर्ण है? चा छ ज। कराए थे तीसरा वर्ण चा छ ज। बात समझ में आ गई? तीसरा हो गया। तो तीसरा वर्ण कैसा होता है? अल्प प्राण। भाई पहला तीसरा पांचवा कैसा था? अल्प प्राण। और या ये पांचवा वर्ण है, तो पहला तीसरा उसी वर्ग का है कि नहीं है? याद है वर्ग के? चा छ ज झ या, तो ये अल्प प्राण ही रहा, तो इसको तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर, तो तीसरा चौथा पांचवा तो सघोष होता है। हाँ या ना? पहला दूसरा घोष था, तो कैसा हो जाएगा? सघोष। अब उच्चारण स्थान क्या है? तालु, या आप इसे कह सकते हो तालव्य वर्ण। भाई चावर के वर्ण कैसे होते हैं? तालु। अब बात करते हैं श्रा की, तो श्रा यानी ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है तो प्राणत्व के आधार पर कैसा होगा? महाप्राण। और रा क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन, तो अंत्यस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? अल्प प्राण। अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर, तो ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं घोषत्व के आधार पर? अघोष। अंत्यस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? सघोष। अब उच्चारण स्थान की बात करें, तो सा का उच्चारण स्थान क्या है? ता। और रा का तो मूर्धा है ही है। तो अब बताओ, संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं ये पता चल गया। उनको प्राणत्व के आधार पर हमने पता कर लिया, घोषत्व के आधार पर पता कर लिया, उच्चारण स्थान याद आ गए, तो फटाफट से नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। बच्चे एक काम करो, आप इनको लिखो और पहला करो, बाकी के घर से करना, जिससे कि रिवीजन अच्छा हो जाए। बात समझ में आ गई? अगली हेडिंग डालें? अगली हेडिंग डालो, द्विगुण वर्ण। या जिन्हें आप कहते हो द्विगुण व्यंजन। लिखो।